Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? What about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को वाक्य के भेद पढ़ रहे थे आप, तो रचना के आधार पे वाक्य के भेद आपने पढ़ा था पिछले सेशन में। हाँ बेटा, किसके आधार पे वाक्य भेद पढ़े थे? रचना के आधार पे। Yes, ma'am. अर्थ के आधार पे वाक्य। Yes, ma'am. ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। बुक शेयर कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा, जो पूछा जाएगा उसका आंसर दीजिएगा। ये देखिए, सबको बुक दिखने लगी स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रचना के आधार पे वाक्य के भेद थे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। यही तो था रचना के आधार पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद को हम पढ़ेंगे। देखिए, अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। क्या भेद किए गए हैं? 8 भेद किए गए हैं। चलिए, सबसे पहला भेद हम पढ़ेंगे विधिवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? विधिवाचक वाक्य, यानी इस वाक्य में काम का होना, यदि काम हो रहा है या पाया जाता है ना। साधारण वाक्य, विधिवाचक को साधारण वाक्य भी कहते हैं ना, जिसमें काम का होना आपको दिखाया जाता है। जैसे अलका पढ़ रही है, अनुभव परीक्षा की तैयारी कर रही है, वर्षा हो रही है, प्राची कक्षा 8 में पढ़ती है ना। इस साधारण वाक्य को विधिवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें काम हो रहा है ना, या हो चुका है। जैसे अभी भी वर्षा हो चुकी है, या मैं तैयारी कर चुकी हूँ। तो रहा है, चुका है, इसकी पहचान है ना। वह जाता है, वह खाता है, यह भी इसकी पहचान है। यानी वर्तमान में काम का होना या करना पाया जाता है, विधिवाचक वाक्य। चलिए बेटा, दूसरा है विस्मयवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य में, जिस वाक्य में किसी क्रिया के, देखिए, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, शोक आदि का भाव अभिव्यक्त हो रहा होता है, यानी शोक, हर्ष, प्रेम है ना, विस्मय आदि का भाव का बोध हो रहा होता है, वहां पे विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे, ओह मेरा चयन हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितनी मधुर आवाज है ना। तो जो चीजें सुनकर हमारे मन में विस्मय हो रहा है, भय की भावना भी है। बाप रे बाप, देखो इतना भयंकर सांप, यहाँ में भय भी हो रहा है ना, हर्ष हो रहा है। हम पास हो गए, कभी खुशी हो रही है, वहां भी भाव है। क्रोध, अगर हमें गुस्सा आ रही है तब भी दूर हटो, मेरे पास मत आओ। गुस्से में भी लोग कहते हैं ना, यहाँ क्रोध का भी भाव दिखाई देता है। विस्मयवाचक वाक्य में हर्ष, घृणा, शोक, क्रोध आदि के भाव दिखाई देते हैं। अब आपका है इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य, है ना। इसमें हमारी इच्छा क्या है, उस इच्छा को हम व्यक्त कर रहे हैं। जैसे जिस वाक्य में इच्छा तुम आशीर्वाद प्रकट हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर करे तुम परीक्षा में प्रथम आओ,
ईश्वर करे परीक्षा में तुम प्रथम स्थान प्राप्त करो। काश मैं भी वहां जा सकती, काश मेरे पंख होते मैं उड़ सकती, है ना। जो हमारी इच्छा है, जो इच्छा दर्शा रहा होता है, वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। हम किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दीर्घायु हो, आप चिड़ियाऊ हो, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आप दिन प्रतिदिन उन्नत करें। जो हमारी इच्छा है साथ ही आशीर्वाद भी है, तो दोनों प्रकार के वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जिस वाक्य में आज्ञा आदेश का उपदेश दिया जाता है, वहां पे आज्ञावाचक वाक्य होता है। हम किसी को आदेश दे रहे हो या किसी को निर्देश किसी चीज के लिए दे या फिर उपदेश दे रहे हो, वहां पे आज्ञार्थक, आज्ञावाचक हो या आज्ञार्थक, है ना। अर्थक भी लगा सकते हो, वाचक भी लगा सकते हो, दोनों आप लगाओगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, है ना। जैसे इच्छार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, तभी आपका ऐसे ही माना जाएगा। जैसे यह चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल देना, यहाँ आज्ञा दी जा रही है कि चिट्ठी को पोस्ट बॉक्स में डाल देना। बाजार जाकर फल ले आओ, स्वयं पानी लाओ, यहाँ बैठकर पढ़ो, है ना। बाहर चले जाइए, कृपया आप बैठ जाइए, है ना। तो यहाँ पे जो आज्ञा दे रहे होते हैं किसी को, तो आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य होता है। चलिए अगला आपका है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने के काम में आता है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, तुम्हें क्या क्या चीजें पसंद है ना। तो जो भी हम प्रश्न कर रहे होते हैं वहां पे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य होता है। बेटा समझ में आ रहा है? अभी हम एग्जाम्पल पूछेंगे। अब अगला आता है आपका निषेधवाचक या निषेधार्थक वाक्य, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध होता है, यानी नकारात्मकता का बोध होता है, काम नहीं हो रहा है ना, क्रिया के नहीं होने का बोध होता है, वहां पे निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, तुम नहीं पढ़ रहे हो, अनुभव नहीं जा रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, मैं कल घूमने नहीं जाऊंगा, है ना। तो जहाँ पे नहीं, ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में नहीं या ना शब्द आए तो वहां पे आपका निषेधात्मक वाक्य होता है। अगला है आपका संदेहवाचक। क्या है? संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह की अभिव्यक्ति हो, जहाँ पे हमें किसी चीज का संदेह हो, शंका की संभावना की भावना हमारे अंदर, वहां पे संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है कि कल परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ जाए, या कदाचित कल भोपाल जाना पड़े, या मनीषा कक्षा 10वीं पढ़ती होंगी, संभावना है, कंफर्म नहीं है ना। ना संभावना है, संदेह है कि पढ़ती होंगी, हो सकता नहीं भी पढ़ती हो, है ना। संभवतः संभव है अभिषेक कल यहाँ आ जाए,
लगता है तुम बीमार हो, है ना। जहाँ पे हमें संदेह हो रहा है, हमारे मन में संदेह या संभावना की भावना प्रकट हो रही है, वहां पर संदेहवाचक वाक्य मिलता है। अब अंतिम है आपका शर्त या संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किन्हीं दो स्थितियों के जुड़े रहने का संकेत मिलता है। क्या मिलता हो? दो स्थितियों का जुड़ा रहने का संकेत मिलता है, वहां पे संकेतवाचक वाक्य मिलता है। किसी के क्रिया का होना या न होना या किसी दूसरी क्रिया के होने का न होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसलों की उत्पादन भी अच्छा होगा। संकेत हो रहा है ना, वर्षा जब अच्छी होगी तो फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यहाँ भी संकेत हो रहा है। अगर तुम चलोगे तभी मैं चलूंगी, है ना। यहाँ भी एक जो है किसी एक क्रिया का भी होना न होना दूसरी क्रिया को संभव हो रहा है। अगला है यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। भी संकेत दिया जा रहा है आपको परिश्रम करने का, करोगे तब सफलता प्राप्त होगी। यदि तुम वहां जाते तो निश्चय ही तुम्हारा बहुत आदर सत्कार होता। यहाँ भी संकेत दिया जा रहा है, यदि मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे बात जो है आपको संकेत दे रहा है, किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए संकेत दे रहा है। अगर रुचि आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपका कार्य संभव होगा, है ना। तो इस प्रकार आपके अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद बताए। चलिए मुस्कान, मुस्कान अभिषेक। Yes, ma'am. विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं बेटा? विधिवाचक वाक्य या साधारण वाक्य? मैम आपकी वॉइस बज बज कर आ रही है। अनुभव मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा? अनुभव, Yes, ma'am. विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में काम हो रहा है या हो चुका है उसे विधिवाचक। जैसे एग्जाम्पल देख बताओ बेटा। जैसे मैं कल घूमने जा रहा हूँ, या मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, है ना, जो क्रिया। मैम, चलिए मुस्कान आप बताएंगे विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं बेटा? या विस्मयाद बोधक? जिस वाक्य में बताइए। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे हाय वह गिर पड़ा। यानी विस्मय बोधक चिन्ह जहाँ दिखाई दिया, है ना, अगर विस्मय बोधक शब्द है तो वहां पे आपका विस्मयवाचक वाक्य होगा। ठीक है। चलिए प्राची आप बताएंगे इच्छावाचक Yes, वाक्य ma'am. कहते हैं। यस मैम। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, शुभकामना या आशीर्वाद हो उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। जैसे कल मैं दिल्ली गई होती। दिल्ली गई होगी। शायद। उदाहरण आपने सही नहीं दिया, फिर से सोच बताइए। इच्छावाचक परिभाषा तो सही बताया, लेकिन आप लोग उदाहरण गलत दिया। स्क्रीन पे देखिए उदाहरण दिया गया है, इसके बाद क्या उदाहरण बताइए, कैसे उदाहरण बनाना है।
जैसे आपका दिन शुभ मंगल हो। हाँ, आप हमेशा सुखी रहें, भगवान करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर आपके दिन प्रतिदिन उन्नत करे, आप दीर्घायु हो, चिरंजीव हो, है ना। Yes, इस ma'am. तरह से जो इच्छावाचक। चलिए आकृति आप बताएंगी आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं बेटा? आज्ञावाचक वाक्य ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे है, उसी के आधार पे आप बताइए। बेटा नहीं समझ में आ रहा? अलका आप बताएंगी। अलका आज्ञा देना, जैसे हमने आज्ञा दिया, आकृति आप बताओ। तो ये आज्ञा देना ही तो होगा। जिन वाक्यों में आदेश निर्देश दिया जाता है ना, किस अपने आज्ञा आदेश या उपदेश दिया जाता है, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो कोई कठिन बता है ही नहीं, हम आज्ञा दे रहे हैं आपको, कोई चीज आप भी बता सकते हो। अनुभव तुम पढ़ने बैठो, देती हूँ ना आज्ञा अपने भाई को, ये आज्ञावाचक वाक्य नहीं हुआ? Yes, ma'am. तब फिर Yes, पूछा जाए तो अपने शब्द में बता नहीं सकती हो। अलका चलिए आप बताइए, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं बेटा? मैम जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण दीजिए। मैम जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, है ना। चलिए खुशी आप बताएंगी। खुशी, मेरे पेट में आपका जो है देखते हैं वीडियो बंद ही रहता है। खुशी वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो बंद करके क्लास नहीं लेगी, नाम रहेगा क्या क्लास लेगी। चलिए बताइए आप, संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? खुशी फिर वीडियो बंद कर दी। क्या करेंगे? यहाँ पे लिख के आ जाएगा, मतलब नाम लिख के आएगा। चलिए बेटा अनुभव बताएंगे, संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं? मैम जिस वाक्य में संदेह या संभावना की भावना प्रकट होती है वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैम जैसे शायद आज मैं पार्क में खेलने जाऊं, शायद कल कुछ मेहमान हमारे घर आए। बहुत अच्छा बेटा, उदाहरण आपको खुद से बनाना चाहिए। चलिए अभिषेक आप बताएंगे, संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? मैम जिन वाक्यों में किसी एक क्रिया के होने या न होने की किसी दूसरे क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मैम जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य परीक्षा पास कर लोगे। चलिए बेटा बहुत अच्छा।
हाँ चलिए बेटा, अब अगला अगला पढ़ते हैं। आज के दिश पे आप लोगों ने वाक्य के भेद पढ़ लिया। अब यहाँ देखते हैं उपवाक्य क्या होता है, प्रधान वाक्य क्या होता है, आश्रित वाक्य। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था, एक वाक्य दूसरों पे आश्रित होता है तो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है, पढ़ा था ना। हाँ, इस शब्दों का यहाँ दिया जा रहा है, इसको कहते हैं, ठीक है। उपवाक, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य। देखिए, प्रधान वाक्य उपवाक दो प्रकार के होते हैं, प्रधान वाक्य उपवाक और आश्रित उपवाक। प्रधान उपवाक क्या है? जो उपवाक पूरे वाक्य से पृथक भी लिखा जाए तो उसका अर्थ दूसरे पर आश्रित न हो, उसे प्रधान उपवाक कहते हैं, ठीक है। जैसे वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, ये दूसरे वाक्य के आश्रित नहीं है ना। तो यहाँ पे इसे प्रधान उपवाक कहा गया। लेकिन आश्रित उपवाक क्या होता है? आश्रित उपवाक प्रधान उपवाक के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता या स्वतंत्र लिखा भी नहीं जा सकता। जैसे शिवम आ जा, यदि शिवम आ जाए तो मैं उसके साथ चलूं। अगर यहाँ पे देखिए आश्रित उपवाक है, यदि शिवम आ जाए, है ना, ये किससे आश्रित है? प्रधान उपवाक की। मैं उसके साथ चलूं, मैं कर्ता प्रधान होता है और आने की इंतजारी किसका कर रहा है? शुभम की, है ना, शिवम की। तो यदि शिवम आ जाए तो मैं उसके साथ चलूं। तो यह बात अगर हम अलग कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? यदि शिवम आ जाए नहीं कह सकते हैं, मैं इसको तो हम कह सकते हैं मैं उसके साथ चलूंगा, इसको हम कह सकते हैं ना। ये अपने आप में स्वतंत्र है, स्वतंत्र लिखा जा सकता, मैं उसके साथ चलूंगा। लेकिन यदि शिवम आ जाए, ये वाक्य अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ वाक्य आपका पूर्ण नहीं लगेगा, यह वाक्य आपका अधूरा होगा, ठीक है। इसलिए इसे आश्रित उपवाक कहा गया है, इसे प्रधान उपवाक कहा गया है। आश्रित उपवाक 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा। एक संज्ञा पे आश्रित होते हैं, दूसरा विशेषण पे आश्रित होते हैं और तीसरा क्रिया पे आश्रित होते हैं, ठीक है। संज्ञा पे कैसे आश्रित है? अभी यहाँ जिसे बताया गया है, जिस वाक्य में जो आश्रित उपवाक किसी दूसरे उपवाक की संज्ञा हो, वह संज्ञा आश्रित उपवाक कहलाता है। जो आश्रित संज्ञा पे आश्रित है, जैसे रामदेव बाबा ने कहा कि प्रतिदिन योग करना चाहिए, तो ये आपका देखिए आश्रित किसपे है? उपवाक। रामदेव संज्ञा शब्द है ना, हाँ, सचवाचक संज्ञा। प्रतिदिन योग करना चाहिए, अगर ये अपने आप में पूर्ण है, लेकिन ये वाक्य अगर यहाँ करते हैं इसने कहा था, तो रामदेव बाबा ने कहा, इस पे आधारित है, प्रतिदिन योग करना चाहिए, है ना। तो ये आपका संज्ञा शब्द है, इसलिए संज्ञा आश्रित उपवाक कहा गया है। दूसरा उपवाक है विशेषण आश्रित उपवाक, यानी जो विशेषण शब्दों पे आश्रित हो। अब आपको संज्ञा विशेषण बताने की तो हमें जरूरत नहीं है, तो आप पहचान कर ही रहे हो। हाँ, संज्ञा शब्दों की पहचान, विशेषण शब्दों की पहचान तो आपको है ही है। यस मैम। तो देखिए, वाक्य में आश्रित उपवाक किसी दूसरे उपवाक की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जैसे जो दुबला पतला लड़का है उसे कमजोर मत समझो, है ना। ये आश्रित है जो दुबला पतला, यह आपका विशेषण शब्द है, दुबला पतला, है ना। उस लड़के की विशेषता बता रहा है, इस पे आश्रित, जो दुबला पतला लड़का है उसे कमजोर मत समझो, तो इस पे आश्रित है। इसलिए
दुबला पतला लड़का, मेरी इसमें आश्रित यही तो है दुबला पतला लड़का, या उससे कमजोर मत समझो, कहे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आश्रित किस पे है? दुबला पतला लड़का। तो यह विशेषण शब्द है, जो दुबला पतला लड़का है, लड़का की विशेषता क्या है? दुबला पतला है, इसलिए वाक्य में कहा गया कि जो दुबला पतला लड़का है उसे कमजोर मत समझो। तो ये सर्वनाम के विशेषण शब्दों के आश्रित होना। जिस लड़की का मन पढ़ाई में नहीं लगता वह मेरी दोस्त नहीं हो सकती। यहाँ पे लड़की की, जिस लड़की की विशेषता बता रहा है कि पढ़ाई में नहीं लगता, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वह मेरी दोस्त नहीं हो सकती। जिन लोगों ने मेहनत की है वे अवश्य सफल होंगे। यहाँ पे विशेषण शब्द मेहनत करने के आश्रित है, मेहनत विशेषण शब्द है ना। जिन लोगों ने मेहनत की है वे अवश्य सफल होंगे, है ना। तो इसको पहचान आप कैसे करेंगे? विशेषण वाक्य है जिस, जिसको, जिसने, जिनको, जो, जिस, जिन, इन शब्दों के वाचक शब्द हैं जो आपको विशेषण आश्रित वाक्य की पहचान कराते हैं। ठीक है, इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, जो, जिस, जिन्होंने, जिसने, जिनको, जिसे, है ना। तो आप विशेषण आश्रित वाक्य है। चलिए अगला है आपका तीसरा, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य। तो क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य क्या है? जो वाक्य में, जिस वाक्य में किसी क्रिया में जो आश्रित उपवाक्य है किसी दूसरे उपवाक्य की विशेषता बताता है, यह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब घटा गिरने लगी तब मोर नाचने लगी, है ना। तो घटा गिरने लगी, यह विशेषण शब्द है ना, गिरना क्या है, उसकी जो है विशेषता बता रहा है। मोर नाचने लगा है, तो कब नाच रहा है? जब घटा गिरने लगी। नाचता यहाँ क्रिया शब्द है, इसकी विशेषता क्या है? घटा गिरने लगी, तब मोर उसको नाच रहा है। जहां बस रुकती है वहां बहुत लोग खड़े रहते हैं। यहाँ पे क्रिया खड़े रहना है, रुकना है। तो कब रुकती है बस? जहां बस रुकती है, यह आपका क्रिया विशेषण है। यहाँ पे जब, तब, जहां, वहां, जैसे, कैसे, जितना, उतना, इसकी पहचान है। ठीक है, जैसे ही हरा वैसे ही लोग घूमने लगे। पातहारा, पाक का मतलब समझ रहे हो? पाकिस्तान। जो लोग बहुत पसंद करते हैं मैच देखना, तो अपनी टीम को हारते हुए देख के नाराजगी उनको जताने लगते हैं ना। तो उस नाराजगी में चाहे मोबाइल को पटक दे या फिर टीवी फोड़ दे, अगर उनकी टीम हार रही तो दिख रहा है। तो ये चीज यहाँ बताई, तोड़ने लगे, हारने लगे, है ना। तो क्यों तोड़ने लगे? जब पाकिस्तानी लोग हारने लगे तब वे टीवी तोड़ने लगे, है ना। जितना कहा जाए उतना ही याद करो, इसका भी विशेषता है क्रिया की। कितना करना है क्रिया आपको? जितना कहा जाए। इसकी भी पहचान है आपको, जब, तब, जहां, वहां, जैसे, तैसे, जितना, उतना। देखिए अलग अलग पहचान दिया गया है। अगर आपको विशेषण आश्रित वाक्य की पहचान करना है तो हमें जिस, जिसको, जिसने, जिनको, जो, दिया, जिन शब्द है यहाँ पे। अब आपको क्रिया विशेषण की पहचान करना है। वाक्य जब है तो जब, तब, जहां, वहां, जैसे, तैसे, जितना, उतना। चलिए वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं यह भी बताया गया है आपको, ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको वाक्य परिवर्तन करने के लिए आता है। वैसे भी आपको पढ़े थे ग्रामर की बुक, वाक्य परिवर्तन आपको बताया गया था। किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे सरल वाक्य संयुक्त वाक्य बनाना है आपको। क्या बनाना है? कोई सरल वाक्य है उसको आपको संयुक्त वाक्य बनाना है।
तो आप क्या करेंगे, सरल सरल वाक्य देखिए। अध्यापक ने के जोर से डांटते रेयांश रोने लगा। ये आपका डांटने के कारण रेयांश रोने लगा, है ना। ये आपका सरल वाक्य है। अध्यापक ने डांटा तो आकृति रोने लगी, है ना, या पढ़ने लगी। ये आपका सरल वाक्य है। अब आपको इसमें संयुक्त वाक्य बनाना है, तो आप पहले बताएंगे संयुक्त वाक्य में कौन से किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमने बताया था पिछले सेशन में, मुस्कान याद हो, मैम योजक चिन्ह। योजक चिन्हों का, है ना। तो हमें शुरुआत बनाना तो योजक चिन्ह। यस मैम। योजक चिन्ह कौन कौन से बेटा, अभिषेक? योजक चिन्ह कौन कौन से? मैम और, या, यम, व आदि। तथा व नहीं, और, तथा, यवम, व, है ना, योजक चिन्ह। अध्यापक ने जोर से डांटा और रेयांश रोने लगा। देखिए संयुक्त वाक्य हो गया। यहाँ पे अध्यापक ने डांटा, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। रेयांश रोने लगा, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। योजक चिन्ह और ले लिया गया तो ये आपका संयुक्त वाक्य बन गया। एक वाक्य बना संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों को मिला दिया गया है योजक चिन्ह द्वारा, है ना। दूसरा देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाना है। वह सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है, साधारण वाक्य है। मिश्र वाक्य में क्या पहचान है बेटा, मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं, कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है यहाँ पे। जैसे मैं बताया था, संयुक्त वाक्य में बनाते समय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे ही हमने बताया था मिश्र वाक्य बनाते समय, मुस्कान याद है, याद आ रहा है, किन चिन्हों का प्रयोग होता है। निपात, हाँ बेटा, प्राची आपको याद था, निपात चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है। मिश्र वाक्य में निपात चिन्ह क्या है, आप लोगों से कहे थे 7th बुक में, आप लोग देख लीजिएगा निपात कौन से है। कितने लोग पढ़े थे एक बार आप? हाँ चलिए, अभिषेक पढ़े थे, ठीक है, मुस्कान ने पढ़ा था। वाक्य वाला जो टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं, ये भी आपकी 7th की बुक में है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। कई उदाहरण दिए गए हैं, उसका एक्सरसाइज आप कर देखिए। तो चलिए, महेश इस योग्य नहीं है सेना में भर्ती हो सके। दोनों वाक्य है, लेकिन इसको मिश्रित वाक्य बना रहा है। की चिन्ह, की जो है, जो, सो, की, ताकि, बल्कि, ये आपका निपात चिन्ह है, ठीक है। तो की यहाँ निपात चिन्ह है, तो निपात चिन्ह का प्रयोग करके सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाया जाता है। और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनेगा, जिसे संयुक्त वाक्य है, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, यह आपका संयुक्त वाक्य है। अब सरल वाक्य बनाना हुआ तो क्या करेंगे, इस चिन्ह को हटा देंगे, है ना। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, तो आपका ये जो है योजक चिन्ह हट गया, आपका बन गया सरल वाक्य। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा या बजने लगा, है ना। तो सरल वाक्य क्या है, मेरे वहां पहुंचते ही घंटा बजने लगा, घंटी बजने लगी। तो ये आपका सरल मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। चलिए, और भी है, अभी आपके पास समय है 4 मिनट का, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका जो है डिक्लेयर हो जाए आपको। सरल वाक्य है, महेश सेना में भर्ती होने योग्य नहीं है। तो मिश्र वाक्य क्या है, महेश इस योग्य नहीं है कि सेना में भर्ती हो सके। संयुक्त वाक्य है, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है, वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। मिश्र वाक्य, ज्यों ही में वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, तो यही बात है। चलिए मिश्र वाक्य, मुझे विश्वास है कि दोस्त तुम्हारा है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है, दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। तो संयुक्त वाक्य में
और का चिन्ह है और मिश्र वाक्य में निपात का चिन्ह है। देखिए यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करके थोड़ा सा जोड़ के वाक्य परिवर्तन हो गया। काम पूरा कर डालो नहीं तो आपका निपात चिन्ह है, जुर्माना होगा। यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा। विधिवाचक वाक्य उदाहरण दिया गया है, राधा पढ़ती है। निषेध वाक्य, राधा नहीं पढ़ती है। एक वाक्य को ही आपका 8 प्रकार के जो वाक्य हैं, अर्थ के आधार पे जो वाक्य भेज दिए गए हैं, इसको बताया गया है। विधिवाचक में ये साधारण वाक्य है, राधा पढ़ती है। नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य कैसे बना, राधा नहीं पढ़ती है। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हुआ तो क्या करेंगे, क्या राधा पढ़ती है। आज्ञावाचक, राधा पढ़ो। इच्छावाचक, राधा को पढ़ना चाहिए। संकेतवाचक, यदि राधा पढ़ती तो पास हो जाती। संदेह वाचक, राधा पढ़ती होगी, है ना। और विस्मयाद बोधक वाक्य में क्या करेंगे, अरे राधा भी पढ़ती है ना। तो देखिए एक ही वाक्य को किस तरह से 8 विधि में आपका जो है बदला गया है। ऐसे ही आप कम से कम 4-5 वाक्य लीजिए साधारण वाक्य, और उसको आप सभी प्रकार के 8 प्रकार के वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तब आपको जो है एकदम से कंफर्म वाक्य आ जाएगा, कौन कौन से वाक्य किस तरह से होती है। आ रही समझ में आकृति। आज का वर्क क्या करना है, नोट्स तो तैयार करोगे ही, है ना। नोट्स तैयार करने के अलावा आप आकृति पढ़ती है, अपने अपने नाम को लेकर आप लोग 8 प्रकार के वाक्य बना डालेंगे। आ रही समझ में। वाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, है ना। 8 प्रकार के वाक्य आप बना डालेंगे, ठीक है। यस मैम। चलिए बेटा, आज का सेशन में जो है यही करते हैं। आप लोग रोज तैयार कर लीजिएगा इसका, ठीक है। और जो कहे हैं उसको आप लोग अपने अपना नाम से एक साधारण वाक्य बनाइएगा। उसके बाद 8 प्रकार के वाक्य बना के देख लीजिएगा कैसे बनाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा सेशन करते हैं। Yes, एवरीवन, goodbye. गुड बाय। बाय बेटा।